अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से K21 न्यूज़ पे। जनाब, मैचेस का सिलसिला जारी है और आज टीम पाकिस्तान जो है वो मुकाबला कर रही है टूर्नामेंट के सबसे फेवरेट आप समझें टीम से, साउथ अफ्रीका की। और पाकिस्तान की टीम ने एक दफ़ा फिर जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है और यही उम्मीद की जा रही थी, गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात हो रही है कि यही पाकिस्तान की जो कुल अप्रोच है 260-70 रन की, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ही सारे बैट्समैन जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। और आज एक दफ़ा फिर वैसा ही हुआ कि पूरे 50 ओवर भी टीम मुकम्मल नहीं कर पाई और 46.3 ओवर में जो है वो पूरी टीम आउट हो गई। बहरहाल 270 रन जो हमेशा से पाकिस्तान का एक हदफ रहा है उसको पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। अब चेस का सिलसिला जारी है। जिस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने धुआंधार आगाज़ किया है, अब से कुछ देर पहले क्विंटन डिकॉक जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन है, वैसे तो पूरी टीम ही इनफॉर्म है, लेकिन टॉप ऑर्डर बैटर क्विंटन डिकॉक वो अब से कुछ देर पहले आउट हो गए। तो बहरहाल सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मैच में इस वक्त जो है 35 रन, एक खिलाड़ी आउट, 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। साउथ अफ्रीका ने अब तक बनाए हैं और 46 ओवर्स में उनको 236 रन दरकार हैं और देखना होगा कि ये जो चेज़ है किस तरह मुकम्मल कर पाते हैं। बवूमा इस वक्त बैटिंग पर हैं और वेंडर डुसेन जो है वो इस वक्त नए बैट्समैन हैं जो क्रीज पर मौजूद हैं। इस पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ पर उनको मैं वेलकम करूँगा और उनसे फिर आज गुफ्तगू होगी। सबसे पहले विशाल अंसारी साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, उनको मैं वेलकम करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया विशाल भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुसरत महबूब साहब उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ, क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। विशाल भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है कहने के लिए। पहली बैटिंग जो है वो पाकिस्तान ने की है 270 रन, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में कहा कि वही जो उनकी अप्रोच है 260-70 की वो लेके जाते हैं। बस आज ये हुआ कि आज पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके, लेकिन हदफ जो था, जो उनके दिमाग में होता है, वो उन्होंने हासिल कर लिया। कैसे इस टोटल को देखा और क्या आज कहना चाहेंगे पाकिस्तान की बैटिंग को देखते हुए? जी देखिए, मैं तो बहुत डीमोरलाइज हूँ, लेकिन जब मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो आज सुबह तक ग्राउंड के ऊपर शदीद बारिश हो रही थी, तो उसका इफ़ेक्ट भी पिच के ऊपर पड़ना चाहिए था। लेकिन जो डीकॉक ने बैटिंग का स्टार्ट किया, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे पिच बिल्कुल सीधी सीधी है। अब पाकिस्तानी बैट्समैनों को बॉलर्स ने आउट नहीं किया। अगर हम कहते हैं कि बारिश की वजह से कुछ विकेट में नमी थी और बॉलर्स को कुछ हेल्प मिल रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। बॉलर्स ने आउट नहीं किया। और बदकिस्मती ये है कि मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब व गरीब लगती है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो अपना एक अपने बचाव का एक स्कोर बनाते हैं और उसके बाद ये आउट होके घर चले जाते हैं। जी जी और उनको फिर उसके बाद जब देखें, हमने जब भी क्रिकेट खेली तो हमें सब ने ये कहा कि 40-50 रन के बाद बैट्समैन जो है वो अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल खेलना ऐसा शुरू ही। करता है। यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा बैट्समैन कप्तान साहब खुद जो है वो 50 रन करके 50 का फिगर आई और वो आउट होके चले गए। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज पाकिस्तान शायद ये मैच जीत जाए। उम्मीद मुझे लग रही है, इसलिए कि बारिश की वजह से अब अगर ओस गिरी तो थोड़ा सा पिच जो है वो स्पिनर्स को फेवर कर जाएगी। ठीक अच्छा है। देखिए, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें बॉलों का बड़ा ताल्लुक है कि बॉलें जो हैं वो दोनों एंड से बॉलें चल रही हैं अलग अलग। जी तो उसकी वजह से अब इतना ज़्यादा ड्यू का फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होना फास्ट बॉलर के लिए तो ज़रूर होता है बिल्कुल कि ठीक उससे है। गेंद ग्लेस नहीं होती है, और स्पिनर के लिए होता है कि गेंद ग्रिप नहीं होती है। ग्रेट नहीं। और अगर स्पिनर से गेंद ग्रिप होने लगे तो वही स्पिनर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है गीली गेंद के बिल्कुल साथ। ठीक है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है और अगर वो सही फॉर्म में हो तो शायद फिर कोई बात बन जाए, लेकिन यहाँ तो फॉर्म बड़ी क्रिटिकल है तमाम ही बॉलर्स की। नुसरत साहब, अब ये बैटिंग के हवाले से पहले बात कर लेते, क्योंकि जिस किस्म की बैटिंग हुई है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कई सीरीज़ में और यही सिलसिला हम देखते आए हैं कि ये 40-50 रन का एक हदफ बैट्समैन अपने दिमाग में रख कर लाता है। मैच जीतना है, हारना है, टीम का स्कोर 300 प्लस जाएगा नहीं जाएगा ये नहीं मालूम कि इनके एजेंडे में होता है या नहीं, लेकिन अपना जो ज़ाती टारगेट होता है वो यही होता है कि कम से कम 35-40 रन, और बहुत अच्छा अगर चल गया बल्ला तो 50 रन करके खामोशी से आउट होकर निकल जाए। ये अप्रोच कैसे चेंज होगी, क्योंकि ये तो कप्तान समेत जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी कोशिश यही नज़र आ रही है, इससे बढ़ के तो किसी ने अब तक कुछ भी नहीं किया। फरमाइएगा। देखिए, अप्रोच तो मैं तो समझता हूँ कि ये टोटली जो भी सिलेक्शन हुई है उसको तो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल गलत क्वेश्चन ये बिल्कुल है।
बिल्कुल, यानी कि आपने बेस ही गलत कर दी तो अब आगे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? बिल्कुल ठीक है। तो इसमें एक तो ये गलती सबसे बड़ी सिलेक्शन की हुई है। दूसरा, हमारा जो भी सिलेक्शन था, मैंने इसी प्रोग्राम में बैठ के बड़ी तारीफ की जी हमारा जी मिडिल ऑर्डर अच्छा हो गया और हम टीम न्यू हो गई है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। वो मेरा उस वक्त तजिया था कि पहले मैच से लग रहा था, मगर अभी जो 6 इनिंगें हुई हैं पाकिस्तान की, उसमें हमारी टोटली बैटिंग लाइन एक्सपोज हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कोई सा भी इनसे नहीं खेला जा रहा, कि इनको पता ही नहीं कि ये बॉल चाइना मैन, आप देखें उनको गले पड़ गया शमसी। बिल्कुल आज टूर्नामेंट का वो दूसरा मैच खेल रहा है, 4 आउट कर गया। इससे पहले वो कुलदीप यादव ने आपको नहीं खेला। आप पूरी आप यानी कि अफगानिस्तान की टीम में आप ये देखें कि आप ऐसे लग रहा था कि आपने देखे होंगे मैच, जी जी बिल्कुल ऐसा ही। 10 ओवर में 30 रन देके स्पिनर सीधे सीधे स्पिनर्स को आप सीधे खेल रहे हैं, स्पिनर्स तो टोटली एक्सपोज हो गए। प्रेशर की गेम थी सर, प्रेशर नहीं ले सके, प्रेशर में नहीं खेल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। आपका जो जिन बैट्समैनों ने परफॉर्म करना चाहिए था, टॉप ऑर्डर जो लास्ट 5 साल से इमाम उल हक साहब टीम के साथ लगे हुए हैं, जी टोटली एक्सपोज, बिल्कुल ऐसे ही, नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसे ही। टेक्निक भी गलत है, यानी कि सब ये चेक हुए हुए इंटरनेशनल कोचेज हैं, उन्होंने सब पे इन पे मार्किंग की हुई है कि कहाँ ये वीक है, कैसे करना है। बिल्कुल ऐसे ही, तो सब बिल्कुल सही कहा। पूरा आपका सिलेक्शन हो गया, एक्सपोज हो गया। इस टीम में आप लेके गए फखर जमान साहब को, 2 मैच के बाद आपने उनको ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, फील्डिंग में भी नहीं आ सकते, वो एक फैक्टर है उनका। आप दूसरी टीमों को देखें जिन्होंने इंडिया की, मैं आपको मिसाल 4 यंगस्टर प्लेयर्स से वो वर्ल्ड कप में आए हुए हैं। आपको चाहिए था कि एटलीस्ट आप 3, एक सऊद शकील है आपके पास, मेरे हिसाब से साइम अयूब की हर तरह से एक जगह बनती थी एज अ ओपनर, टीम के साथ होना चाहिए था उसको। एक आपको मिडिल ऑर्डर आपको डोमेस्टिक से निकालना चाहिए था, और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिलेक्शन हो रहा है वो डोमेस्टिक से नहीं हो रहा, वो पीएसएल के फ्रेंचाइजर्स की ख्वाहिश के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और वो उसमें भी एक फ्रेंचाइज ऐसी है जो सबसे ज्यादा एंडोर्स कर रही है, बिल्कुल हमारे लड़के हैं, इनको शामिल किया जाए, वो लॉबी उनकी काम कर रही है। पेसर में आप देख लें बड़ा वावेला हो रहा है कि मोहम्मद जमान उसका मैं आज ढूंढता रह गया पूरा, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वेबसाइट के ऊपर कि मैं इसको जरा सर्च तो करूं, इसने वनडे किसने खेले डोमेस्टिक के, या इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेली है, मुझे कहीं इसका रिकॉर्ड नहीं मिला। और वो पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप के टूर के ऊपर टीम का रिजर्व का प्लेयर है, रिजर्व का प्लेयर जो आपने शाहीन टीम बनाई वो किस लिए बनाई थी? आपने 3 टूर कराया उन लोगों को, जिम्बाब्वे का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का, आपने टूर कराया, उसमें जो परफॉर्मर थे भाई उसमें से आप लड़के लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मीर हमजा आपके पास, मीर हमजा है आपके पास, आमिर जमाल है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह आपके पास अफरीदी है, बहुत सारे खिलाड़ी थे। इसी तरह बैट्समैनों में आपके पास तैयब ताहिर है, और आपके पास कामरान गुलाम है। बिल्कुल आपने सही कहा। 5-5 6-6 साल से इनको रन्स करते हुए आ रहे हैं, मुस्तकिल परफॉर्म कर रहे हैं, कब खेलेंगे भाई? तो ये सबसे बड़ा अलमिया है, यही अल्लाह की तरफ से समझे पकड़ है जो आज ये सारा आपका सिस्टम एक्सपोज हो गया, सिलेक्शन कमेटी आपकी एक्सपोज हो गई है। बिल्कुल ऐसा ये सारा। अच्छा, ये कंप्लीट फेलियर है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड फेलियर, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन फेलियर, कप्तान फेलियर, कोच फेलियर, सब जिस तरफ भी आप नज़र उठा के देखें सारा फेलियर ही फेलियर आपको सबका नज़र आएगा। ये कुल आपकी सूरत हाल है। आज आपके कप्तान साहब 50 लगा गए, तो कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि अब ये देखते हैं, इनका टेस्ट है कि ये क्या करते हैं। उन्होंने माशाल्लाह अगली बॉल के ऊपर जो वो अटैम्प्ट किया, स्वीप अटैम्प्ट किया और उनके दस्ताने से बॉल लगकर हो गया। ये सूरत हाल है विशाल भाई, ये क्या हो क्या रहा है, ऐसे वो जाएगी? बार बार कह रहे थे 270। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब इन्होंने बैटिंग स्टार्ट की और 40 ओवर 35 ओवर 30 ओवर की जो बैटिंग इन्होंने की है उसमें 270 के टारगेट से ऊपर किसी वो गए ही नहीं। थ्रू आउट ये खेले ही ऐसी कि वही है 270 वाली, आके स्लॉगिंग करेगा और रन बना लेगा तो 270 बन जाएंगे। अच्छा, लेकिन फिर बीच में एक 90 रन की जो पार्टनरशिप 84-85 रन की, अब वो एक पार्टनरशिप ऐसी हुई सऊद की और शादाब की कि वहाँ से फिर हमें ऐसा लगने लगा कि अब हम 300 को टच कर लें, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से टीम ढह गई। अब मैं हैरान हूँ कि आप 6 नंबर तक आप प्योर बैट्समैन खिला रहे हैं और उसके बावजूद आप जो है ओवर पूरे नहीं खेलना, 50 ओवर। हमने यही बात यहाँ बैठ के डिस्कस की थी अफगानिस्तान के लिए कि अफगानिस्तान T20 की टीम है और ये 50 ओवर पूरे नहीं खेल पाएगी। उसने तो ये सच साबित कर दिया कि वो T20 नहीं है, वो T50 का भी है और वो 50 ओवर की क्रिकेट में पूरी इनिंग खेलने की इस्तेदाद रखते हैं। उन्होंने 2 दफ़ा ये काम किया, बहुत शानदार चीज़, लेकिन हमने वो काम नहीं किया जो हम
एक मैच्योर टीम के साथ हमें ये सब कुछ करना चाहिए। और हम बहुत अरसे से हम ये एक चीज़ देख रहे हैं कि हम आखिरकार जाके टेलेंडर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि टेलेंडर्स कुछ कर ले। और हमारी पिछली इनिंगें देख लें, बहुत सारे टूर्नामेंट के मैचेस ऐसे देख लें, सीरीज़ ऐसी देख लें जो हमने आखिरी विकेटों पर जाके हमने फिनिश किए मैच। हम आखिर वहाँ तक क्यों जाते हैं, आखिरी बॉल तक क्यों जाते हैं, ये मतलब मेरी समझ से बाहर है। बहुत सारी बातें आ रही हैं मार्केट के अंदर, कभी कोच के ऊपर आ रही है, कुछ के ऊपर आ रही हैं, लेकिन मैं इसको टोटली जो अभी बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है। एक अजीब व गरीब और बात हुई है, मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई इस बात से कि कराची की टीम चैम्पियन हुई कायद आज़म ट्रॉफ़ी की, और उसके बाद सरफराज के साथ चेयरमैन साहब ने एक 1-to-1 मीटिंग की। देखिए, जब कोई टूर्नामेंट चल रहा होता है ना, उसके बीच में इस किस्म के काम नहीं करते, वो टीम डीमोरलाइज हो जाती है, सारी खबरें इधर से उधर जाती हैं। ये कोई अच्छा साइन नहीं है कि आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, अब आपने जो गलतियाँ करनी थी वो आपने कर ली, अब उसको भुगतें, अब उसको फेस करें। अब आप सिर्फ टीम को बकअप करें, मजबूरी है यहाँ पे। लेकिन अगर टीम आने के बाद आप फिर वही काम करने लगे जो पिछले 10 साल से हम करते आ रहे हैं, हम हर सीरीज़ के बाद यही करते हैं, अगली सीरीज़ देखेंगे और हम उस सीरीज़ का सत्यानाश करके अगली सीरीज़ में फिर वैसे चले जाते हैं। हम देखें कि हमने 2 साल ये एशिया कप और उससे पहले जो हमारे पास अफ़गानिस्तान आया, उससे पहले की अगर हम आप टीम को देखें तो हमारी टीम क्लिक कर गई थी और हमारी टीम एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद अचानक क्या हुआ कि हमने अपना सेलेक्टर चेंज कर लिया। ज़रा ये तो सोचिए कि वो 2 सेलेक्टर छोड़ के क्यों गए। हमारे पास तो उसकी भी खबरें हैं कि वो 2 सेलेक्टर्स के ऊपर किस चीज़ का प्रेशर था, वो छोड़ के क्यों गए। और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के अंदर जब आपने सेलेक्टर आखिरी वक्त में चेंज कर दिया, आपने सेलेक्टर को कोच से ऊपर बैठा लिया ले जाके, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोच जो है वो नाराज़गी का इजहार कर रहा हो और नाराज़गी में उसने ये सारा काम किया हो। अच्छा, ये एक चीज़ विशाल भाई इसमें इजाफा कर लें, मेरी भी नॉलेज में इजाफा कर दें ज़रा, ये चीफ सेलेक्टर का कोई रोल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? आपको लगता है उनका कोई किरदार होता होगा टीम सिलेक्शन में? देखिए, ये चीफ सेलेक्टर की अपनी विल के ऊपर है, ठीक है, कि चीफ सेलेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी बातें हमारे पास ऐसी आ जाती हैं, अथेंटिक ऐसी खबरें आ जाती हैं कि हम टीवी पे बैठ के वो बातें बोल नहीं सकते। लेकिन ये चीफ सेलेक्टर जो इंज़मामुल हक आखिरी टाइम पे इंडक्ट किए गए, ये एक हैरानकुन बात है और मिस्ट्री है ये। और उसके बाद वो उनको टीम के अंदर इस तरह से ड्रेसिंग रूम में बिठा देना कि वो चीफ सेलेक्टर से ऊपर चले जाएं, चीफ कोच से ऊपर चले जाएं, ये भी एक मिस्ट्री है। बहरहाल अब तो ये सारी बातें मेरा ख्याल है हमें करनी चाहिए वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद। वर्ल्ड कप में हमें अपनी टीम को अपनी मजबूरी के तहत, हम खुश नहीं हैं इस बात से, लेकिन हमारी मजबूरी है कि अब हम अपनी टीम को बकअप करें और उसको लाएं। गो के आज का मैच मैं समझता हूँ कि रन जो 270 रन है वो एक इजी टारगेट है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान शायद, आपको महसूस ऐसा होता है कि पाकिस्तान कोई अपसेट कर सकती है, टूर्नामेंट की बेहतरीन साइड को हरा सकती है, जो कि पहले भी हुआ है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो कि आप जाएं चैम्पियंस की तरह टूर्नामेंट में एक्सपोजर लें और मैचेस जीतें, कन्विंसिंगली जीतें? ये जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, क्या अब भी हम उम्मीद रखते हैं कि सेमीफाइनल खेलेंगे, अगर लामहला सेमीफाइनल में पहुंच भी जाएंगे, फाइनल में तो आपको अच्छी टीमों का ही सामना करना पड़ेगा और फिर नतीजा ऐसा ही निकलेगा जो ये निकलता आया है। तो ये तो तय है कि आपको चैम्पियन टीम की तरह तो नहीं जा रहा है ना, आपने कोई इस तरह की परफॉर्मेंस दी है। तो फिर ये जो एक परफॉर्मेंस है, ये एफएस बर्ड्स का सिलसिला है, इससे कैसे बाहर आएंगे आप? ये तो ज़रा समझाएं, ये मुमकिन कैसे होगा? मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि हम टॉप 4 में आने नहीं जा रहे। ठीक है, पोजीशन में आप कोई हो सकता है, क्रिकेट है, मामलात हैं, आपको भी पता है क्रिकेट में कुछ मामलात ऐसे होते हैं, कुछ पसे पर्दा होते हैं, कुछ फ्रंट पे हो रहे होते हैं, कुछ चल रहे होते हैं। शायद कोई मामलात हो जाएं जो गुड लक हो जाए पाकिस्तान की और पाकिस्तान क्लिक कर जाए, नीचे से ऊपर आ जाए। अगर खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान लूज़ करता है मैच, तो समझ लेंगे पाकिस्तान तो इस दौर से बाहर हो जाएगा। हाँ, पाकिस्तान, अब मैं एक बड़ी बात करें, पाकिस्तान और इंग्लैंड एक का फाइनल होगा कि कौन सी टीम डिसक्वालीफाई होगी। बिल्कुल ठीक है, दोनों का आखिरी मैच है। वो फाइनल पाकिस्तान को शायद जीत जाए तो शायद अगले साल वो क्वालिफाइंग राउंड में नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये
अगर आज का मैच आप लूज कर गए तो। बिल्कुल ठीक है। अब कप्तानी के हवाले से तो मेरे ख्याल में इतना कुछ कहा जा चुका है कि अब मज़ीद कहने का दिल नहीं है। जैसे विशाल भाई ने कहा कि आप मैच देख ही लें, इंतज़ार कर लें उसका क्या नतीजा आता है। वैसे बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी रही है ऑल इन ऑल। बैटिंग अगर आप देखें, बॉलिंग देखें, और अब तो वो लोग भी तनकीद कर रहे हैं तेज़ खेलने का मशवरा। मतलब ये तो ऐसा मुझे महसूस होने लगा है कि अब क़यामत मेरे ख्याल में बहुत करीब है। मैं देख रहा था एक चैनल पे मिसबाह हक साहब बता रहे थे कि बाबर को तेज़ खेलना चाहिए। तो अब तो इस किस्म की बातें भी आपको सुननी पड़ेंगी कि शोएब अख्तर आपको डिसिप्लिन के ऊपर लेक्चर देगा, शाहिद आफरीदी आपको बताएगा कि आप सेंसिबली कैसे बैटिंग करें। ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी तो होने हर लगी। चीज़ के ऊपर पर्दा आ जाता है। जब जीत रहे होते हैं तो किसी की खामियां किसी को नज़र नहीं आती। हार ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हर चीज़ पर आपको क्रिटिसिज्म होता है, नज़र आती है कि देखो यार ये स्लो खेलता है, इसकी वजह से उसको स्ट्राइक थोड़ी तेज़ करनी चाहिए और कप्तानिंग में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आना चाहिए। मगर यही बाबर आजम अगर विनिंग कैप्टन होता और टीम को जितवा रहा होता तो ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती। मगर ओवरऑल देखें, ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छा प्लेयर है, जो अच्छा बैट्समैन है या बॉलर है, वो एक अच्छा कप्तान भी हो। ये बात तो सब मुत्तफिक हैं। बिल्कुल है। और बाबर आजम नो डाउट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है, मगर बीइंग अ कैप्टन मेरी नज़र में वो थोड़ा वीक है। कप्तानी की वो सलाहियत उसके अंदर नहीं है कि जो एक खुदादा सलाहियत। अच्छा, में ये वर्ल्ड क्लास का क्या क्राइटेरिया क्या है? क्या ये वर्ल्ड क्लास ऐसा है, ये जैसे वर्ल्ड क्लास हैं आप अपना स्कोर बनाते जाएं 40-50 रन, टीम आपकी हारती चली जाए, आप नंबर 1 के ऊपर पोजीशन के ऊपर स्टैंड करते रहें? ऐसे वर्ल्ड क्लास बैट्समैन की आपको ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत देखें, रन तो उसने नो डाउट, ये अगर आप कहें कि जी प्लेड वर्ल्ड क्लास नहीं, मतलब मैं ये समझूँ ना, कोई रन से कोई टूर्नामेंट जितवाया, कोई एशिया कप जीता या कोई T20 वर्ल्ड कप हम जीत गए होते, नहीं, या इससे रैंकिंग में पहले देखें हमने आप वो जीत लिया? वनडे रैंकिंग में आप सेकंड नंबर पे आए हैं, जीत से ही आए ना, परफॉर्मेंस तो दी है। और उसके जो पॉइंट्स थे, अगर आप जो भी ICC का अपना एक तरीक़ेकार है पॉइंट्स टेबल में, वो रैंकिंग निकालते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में बैट्समैन कौन सा नंबर 1, 2, 3 है, उसमें तो उसकी रैंकिंग बन रही है। रन्स तो किए हैं उसने, ठीक है। हाँ वो जीत के लिए नहीं किए, अपने लिए किए, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, मगर ओवरऑल परफॉर्म तो कर रहा है, रन तो परफॉर्म कर रहा है। यही विशाल भाई अच्छा, से मैं एक बात सवाल है। बताऊँ इस पे। देखिए, वो जो मिसबा ने कही है बात तेज़ खेलने की, तो मिसबा ने ये प्रैक्टिकली श्रीलंका के टूर पे एक मैच में हमने देखा था कि पाकिस्तान टीम ने बड़ी तेज़ बैटिंग की और बड़ा अच्छा रन कर लिए। तो उस वक्त तो ये बातें हुई कि ये कोच ने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए और वो किया। अब वो बातें अब इसलिए कि उसके बाद हम देख रहे हैं मुसलसल नीचे जा रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, बीइंग ए ऑब्जर्वर, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम दे रही है, ये अचानक नहीं हो रही है। ख़राब परफॉर्मेंस जो है ये अचानक नहीं हो रही है। इसी प्रोग्राम में हमने बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया कि हमने जो मैचेस शुरू के खेले वो क्वालिफाइंग टीमों के खिलाफ खेले। तो हम इसको बार बार ये कह रहे थे कि श्रीलंका भी क्वालिफाई करके आई है। तो हम बार बार इस बात को कह रहे थे कि देखिए, इनको अपनी परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, इनको अपनी पूरी परफॉर्मेंस के ऊपर एक नज़र रखनी पड़ेगी। अगर ये नज़र नहीं रखेंगे और उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और हमने ये बात भी डिस्कस की कि अब दुनिया जो है वो मैच के बनाती है, फिल्में बनाती है और उसको देखती है बाकायदा प्लेयरों को। तो वो देखने के बाद और फिर उसके हिसाब से उनको खिलाती है टीम को, सामने वाली टीम को। तो जो आप कह रहे थे वर्ल्ड क्लास प्लेयर, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर ये होता है कि वो दूसरी टीम वाले उसको कोई ख़ास शॉट उसकी पकड़ ले और उस शॉट के ऊपर उसको आउट करने की पूरी कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, ये जो आजकल की पिचें हैं ना, इन पिचों में मैंने प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर आप सीम मारते हैं तो गेंद की मूवमेंट कुछ नज़र आएगी, वरना उसकी ग्लेज भी ख़त्म कर दी। जो आप चमका लेते थे गेंद, वो भी ख़त्म कर ली, वो भी नहीं अब। और गेंद में सिलाइयों का भी बड़ा मसला है, अब सिलाइयाँ भी उतनी उभरी हुई नहीं है। तो अब जो सीम, थोड़ी बहुत सीम रह गई है, वो अगर कोई काम कर ले तो कर ले। यही काम इन्होंने इसके ऊपर किया, कप्तान के ऊपर बहुत दफ़ा किया कि इसको फ्रंट फुट पे लेके आए और ड्राइवें खिलाई इसको। लेकिन ये इतना पक्का था कि इसने उन ड्राइवों के ऊपर भरपूर प्रैक्टिस की और दुनिया इस बात को मानना शुरू हो गई कि ये ड्राइव खेलने में बहुत महारत रखता है। तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो वो है, लेकिन हम उसको ख़राब कर देंगे। हमने उसको कप्तान बना के उसके ऊपर प्रेशर, अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर से प्रेशर हम कप्तानी का रिलीज़ कर दें, उसको बिल्कुल रिलैक्स। आपने कहा हम ख़राब कर रहे हैं, क्या वो खुद सही काम कर रहा है? ये उसको नहीं इल्म कि ये जो मैं कर रहा हूँ दोस्तियों के चक्कर में, जो मैं पोटेंशियल है, जो टीम को जितवाने के लिए लड़के चाहिए होते हैं, मैं उनको मौका नहीं दे रहा।
और शायद मेरे ख्याल में नहीं पता होगा या किसी ने बताया नहीं होगा कि पाकिस्तानी टीम में क्या होता रहा है। माजी में बड़े बड़े कप्तान आते रहे, लेकिन जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ लॉबिंग होती रही और उनको निकालते रहे। अब खबर ये है, अब किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि लॉबिंग हो रही है, अब निकालने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया है। और यही वो लड़के होंगे जो इनके रोटी गैंग का हिस्सा है, उन्हीं में से कप्तान का नाम सामने आ गया। फिर उसके बाद कैसे आप उनको सपोर्ट करेंगे, कैसे आगे चलेंगे? लॉबिंग है ना, ये बड़ी अजीब व गरीब बात है। एक दफ़ा शाहिद आफरीदी ने अपने खिलाफ एक होने वाली लॉबिंग का इंकशाफ किया। उस इंकशाफ के अंदर मैं शाहिद आफरीदी के साथ मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है। शाहिद आफरीदी बड़ा डिफरेंट कप्तान था, बहुत स्ट्रॉन्ग कप्तान था, और वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग था कि ग्राउंड में वो हर लड़के से परफॉर्मेंस दिलाता था, लेकिन ग्राउंड से बाहर आने के बाद वो लड़कों की जो गलतियाँ होती थी उसमें बिल्कुल लिहाज नहीं करता था कहने में। तो अब ये कप्तान अगर अपने आप को लॉबिंग करके और बनाना चाहते तो लॉबिंग शाहिद आफरीदी के खिलाफ जिन्होंने की थी वो कौन थे? वो शाहिद आफरीदी के अपने दोस्त थे, बिल्कुल करीबी लोग थे। तो लॉबिंग तो हमेशा वही लोग करते हैं जो करीबी होते हैं। और जो खबरें लॉबिंग की आ रही है टीम के अंदर, वो भी कुछ ऐसी आ रही है। मेरे पास तो कुछ ऐसी खबरें भी हैं, हम वर्ल्ड कप के बाद उसको डिस्कस करेंगे। जो लॉबिंग का सिलसिला है वो बड़ा अजीब व गरीब सिलसिला है, और वो लॉबिंग तो कहीं बोर्ड के ऊपर से चल के आ रही है। तो बस ठीक है, अगर हम अपने मुल्क के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला लोगों को जो जलील व ख्वार कराया अल्लाह ताला ने इसी क्रिकेट में, वो आप नहीं, मैं एक छोटी सी एक बात करके चला आया। तो वो 17-18 प्लेयर कौन थे जो मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व थे? जी तो बताए ना उनको, उनके नाम गिने तो सही ना। वही लॉबिंग करते थे। लॉबिंग किस लिए करते थे? तो छोड़ इसीलिए करते थे। बिल्कुल ऐसा ही कभी कहानी खुल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नुसरत भाई, एक ब्रेक ले लेता हूँ, उसके बाद इसी नुक्ते से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी ये टीम पाकिस्तान की जो मायूस कुन कारकर्दगी रही है और सिलसिला जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। और गलत फ़ैसलों की नज़र हुए, कप्तान के गलत फ़ैसले हों, क्रिकेट बोर्ड के हों, चीफ सेलेक्टर के हों, किस किस को किस पे बात करें, किस किस पे तनकीद करें। अब यकीन करें कि अब इसके ऊपर बात करने का भी अब दिल नहीं चाहता। मुझ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। कुछ देर पहले बात हो रही थी कि डोमेस्टिक जब हम एनालिसिस करते हैं ये जो टीम आपकी प्लेइंग 11 है, तो मैं ज़रा अपने मौजूद मेहमान से इस बारे में पूछता हूँ। नुसरत भाई, ये बताइए कि ये जो अभी प्लेइंग 11 पे आपने निशानदेही की है, ये क्या किसी के इल्म में नहीं है कि कितने लड़के डोमेस्टिक से आए हैं, किन का एक्सपोजर है, कितना क्या टेम्परामेंट है? ये तो डोमेस्टिक से पता चलता है। पूरी दुनिया का क्राइटेरिया यही है। उसका आपने पहले सत्यानाश किया। वो माशाल्लाह एक वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया का निज़ाम यहाँ इंट्रोड्यूस कराऊँगा। आपने करा लिया। जब वो करा लिया, टीमें आपने तबाह कर दी। जहाँ पर आपकी 4 टीमें होनी चाहिए थी, वहाँ से 1 टीम आपने बना दी। वो भी इनकी बदकिस्मती कहूँगा कि वो भी जीत गई फाइनल। तो ये हो क्या रहा है? ये क्या सिलसिला आपने बनाया? ये पहले PSL में एक्सपोजर ले रहे हैं, बाद में इंटरनेशनल खिलाओ, फिर डोमेस्टिक में अगर उसका दिल करे तो भेज दो, वरना वो फॉरेन लीग खेलेगा। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है कि अगर आप, मैं तो अभी लास्ट 5 ईयर्स की, लास्ट 10 ईयर्स का रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछले 10 सालों में पाकिस्तान जब से PSL आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, पाकिस्तान में PSL आया, उसके बाद से टोटली फ्रेंचाइजर्स की मोनोपोली चल रही है अपने प्लेयर्स को खिलाने के लिए। क्यों? उनको स्पॉन्सर्स चाहिए। बिल्कुल, हर स्पॉन्सर मिलेगा तो फ्रेंचाइजर्स को ज़ाहिर है बिल्कुल उसी तरह वो चला सकते हैं। तो उनका बहुत अमल दखल है सिलेक्शन के ऊपर। इस वक्त जो स्क्वाड है पाकिस्तान का, इसमें से 8 से 9 प्लेयर्स ऐसे हैं जो T20 पहले खेले, उसके बाद वो इंटरनेशनल PSL खेले, इंटरनेशनल, देन वो डोमेस्टिक में आए। डोमेस्टिक की तो उन्होंने ग्राउंड में 4 रोज़ा शक्ल नहीं देखी थी, कभी ग्राउंड में नहीं देखे थे। बिल्कुल, मैंने आपको बताया मोहम्मद वसीम जूनियर, ये पहले हारिस रऊफ है, नाम लेते जाए। जी, ये सब 2020 फॉर्मेट से आए ना। बिल्कुल सही। तो जो बच्चे बेचारे 4-4 महीने का सीजन खेलते हैं, मेहनत करते हैं, 4 दिन का 4 डे, फिर 1 डे, फिर करने के बाद जो परफॉर्म कर रहे हैं, 1000 रन्स कर रहे हैं, वो आप उनको कंसीडर नहीं कर रहे हो। और जो छोटे फॉर्मेट से लड़का आ रहा है फ्रेंचाइजर्स की मर्जी से, आपने उसको उठा के उसको प्लेइंग पाकिस्तान के, तो रिजल्ट सर यही मिलेगा। ये जो आज हम काट रहे हैं ना, जो हमने 10 साल पहले बोया था, वो आज हम काट रहे हैं। बिल्कुल सही।
और इसका रिजल्ट अगले 5 साल बाद भी आपको ये मिलेगा अगर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करी। बिल्कुल ठीक है। डोमेस्टिक किस लिए कराई जाती है? कायदे आज़म ट्रॉफी आप क्यों कराते हो? पाकिस्तान डे कप आप क्यों कराते हो? पैसा खर्च होता है उसके ऊपर। पिछले तो उसमें कितना पैसा इसके ऊपर खर्च किया गया। एक एक टीम के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जैसे कराची रीजन की हम बात करें, 8 रीजन इस वक्त फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, एक रीजन के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्चा आ रहा है जी, अगर ओवरऑल निकालें इसका, डेलीज वगैरह लगा के, और फिर 23 आदमियों का वहाँ पे एक पूरा टीम है जिसमें 7 ऑफिसर्स हैं, फिर 16 प्लेयर्स हैं, इन सब की डेलीज और उनको 5 स्टार होटल में अकोमोडेशन है, ये सब लगा के एक इतना पैसा जब आप खर्च कर रहे हैं और फिर उससे जब प्रोड्यूस नहीं कर रहे, प्लेयर वहाँ से नहीं उठा रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है इस क्रिकेट को खिलाने का? बिल्कुल ऐसा ही। तो इसको पॉलिसी चेंज करें, खुदारा डोमेस्टिक क्रिकेट से जो लड़का परफॉर्मर है, और मैं तो कहता हूँ यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि फ्रेंचाइजर्स को भी जब वो टीम बनाए अपनी, तो उनको बोलें कि यार एटलीस्ट एक क्राइटेरिया रखें कि जी इस लड़के को आप पिक करें जिसके 20 से 25 फर्स्ट क्लास मैचेस हो, जो 25-30 मैच खेला हुआ उसको आप पिक करें। यहाँ तो लड़का जिसने क्लब क्रिकेट को छोड़े वो तो सिर्फ एकेडमी लेके वो PSL खेल रहा होता है। टेप टेनिस के मैच खेलने वाला लड़का था, उसको उठाकर ये लोग लेकर आए और जबरदस्ती उन्होंने उसको टीम में शामिल करवाया। कलंदर से खेला है वो लड़का जी, वो हारिस रऊफ नाम है उसका। आज आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें, वो चीज़ नजर आ रही है। उसके अलावा भी 4 लड़के और खिलाए उन्होंने। तो ये जो होस्टेज बना लिया है फ्रेंचाइजीज ने, खासतौर पे एक फ्रेंचाइज ने, इसको कैसे ख़त्म करेंगे? अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि बोर्ड के फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। बोर्ड के चेयरमैन साहब को अपना नहीं पता कि उनकी नौकरी कितनी दिन चलती है, उनको हो सकता है कि भाई जाना पड़ जाए, नई हुकूमत आएगी डेफिनेटली उनको जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली देख लेना आप, लास्ट 1.5 से 2 सालों में 2 चेयरमैन आ गए। तो वो चेयरमैन साहब ये पहले चेयरमैन है, सारे क्रिकेट बोर्ड हैरान है कि वो टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं, लड़कों को बकअप कर रहे हैं, शाबाश तुमने हार गए, कोई बात नहीं है। विशाल भाई देखिए, कप्तानी के ऊपर एक बात मैं आपको बताऊं कि कप्तानी के ऊपर ये जो बात हो रही है, फ्रेंचाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसकी एक और मैं मिसाल आपको दूं कि कप्तान बाबर आजम साहब जो हैं, ये क्या T20 में जो टीमें जीत रही होती थी उसमें किसी टीम में कप्तान थे? ये तो इनकी टीम तो कभी जीती। तजुर्बा कर लिया था कराची का कप्तान बना के, वो एक मैच भी नहीं जीत सकी पूरे सीजन में। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाए कि फिर फ्रेंचाइज को, शादाब को उन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया। जब उन्होंने देखा शादाब एज ए बॉलर बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो उन फ्रेंचाइज वालों ने उसको टीम में डालने के लिए कोशिश ये की, उन्होंने कहा इसको बैटिंग भी कराओ तो इसको ऑलराउंडर के तौर पर टीम में डाल देंगे। हमें ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक 4 हमें चाहिए बॉलर, स्पेशलिस्ट बॉलर। फिर उसके बाद ऑलराउंडरों की बात होगी। और राइट आर्म लेग स्पिनर कभी ऑलराउंडर नहीं होता, ऑफ स्पिनर होता है या लेफ्ट आर्म होता है। ये एक ऐसा प्लेयर होता है जो टीम में आगे कर ले। तो हमने जो सिलेक्शन ऑफ कैप्टन है, हमने उसको कभी भी ठीक नहीं किया। हमने एक बनी बनाई टीम, जो सरफराज ने टीम खड़ी की थी, हमने उस टीम का अभी खिलाए ना, ये मीर हमजा को इसने इतने कायदम ट्रॉफी में इतने आउट किए हुए, इसको लाए ऊपर लाए। जिन ग्राउंडों के ऊपर 600 रन हुए, 500 रन हुए, हर टीम बड़े रन कर रही थी कायदे आज़म में, उसमें उस फास्ट बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट आउट किए एज ए फास्ट बॉलर। तो उसको लेके आ जाए, नहीं लेके आएंगे वो। तो ये जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तकलीफ दे होती हैं। और एक मुझे इसमें एक और चीज़ भी लगती है, मैं आज बोलना चाहता हूँ, जो मैं बहुत दिन से नहीं बोलना चाह रहा था, और बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बोर्ड में मुझे खबर ये मिली है कि बोर्ड में को ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है कि ये जो बुकीज़ होते हैं, इनकी लोगो अब यूज़ नहीं कर सकते आप। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, तो शायद उन्होंने कुछ फैसला किया कि अब लोगो यूज़ नहीं होगा। हमने ये देखा कि 2 साल, आखिरी 2 साल का जो हमारा T20 हुआ है, PSL जो हुआ है, उसमें हमने देखा कि हम इंडिया के जो उनकी अपनी वो ट्रॉफी है, उससे हमारा ये ऊपर चला गया था जी। पैसों के मामले में हम बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे थे। जो उसके जो पूरा सेटअप है उसमें बहुत अच्छे जा रहे थे। प्लेयर्स हम अच्छे लाना शुरू हो गए थे। इंडिया हमें प्लेयर नहीं लाने देता था, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट पड़ी। लेकिन ये जो नया डिसीजन आया, ये डिसीजन मैं समझ रहा हूँ कि शायद उसकी भी वजह पाकिस्तान टीम पे बुरा असर हुआ है। तो अब यही बात आती है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये बात ठीक है तो ये इनकी नाहिली है कि इन्होंने किस टाइम के ऊपर, वर्ल्ड कप से बड़ा टूर्नामेंट
दुनिया में नहीं है। आप इस टूर्नामेंट से पहले जी पूछूंगा, क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम इतना पावरफुल है कि टीम सिलेक्शन में टोटली डोमिनेट कर रहे हैं, अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट की है? नहीं नुसरत भाई, देखिए जो कुछ वर्ल्ड कप के पहले हुआ है, सिलेक्शन से पहले कप्तान को राज़ी करने के लिए चीफ सेलेक्टर ने बिठाकर एक बड़ी आम शख्सियत के घर पर, अभी तो चेयरमैन तो नहीं है लेकिन ज़का अशरफ साहब के पास कुल जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, उन्होंने उनको गो थ्रू दिया कि जो कप्तान साहब चाहते हैं उनको वो लड़के ले जाने दें और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो इसका मतलब है कि बाबर आजम ही सारे फैसले कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो बहरहाल लेना पड़ेगी। अच्छा, बाबर आजम वरना तो टैलेंट को जगह बाबर आजम कर रहे हैं, कोई को दूसरा उनसे कह रहा है कि ये बात करो, ये भी हो सकता है। लेकिन मिसाल भाई ये तो वही लड़के हैं ना जो ग्रुप बना हुआ है। जब आपसे 1.5 साल पहले जब आपने उसको एक सीरीज में ड्रॉप किया, रिजवान को भी ड्रॉप किया और उनको भी ड्रॉप किया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, हाँ जी, वो सीरीज फिर आप हार के आए। जी जी, फिर आपने कहा कमाल फैसला था आपका, बड़ा कमाल फैसला। देखिए वहीं से प्लानिंग शुरू हो गई थी, वहीं से उसकी कमर को तोड़ा गया, उसको कमजोर किया गया कि देखो अब तुम तुम्हारी कप्तानी खतरे में उसी वक्त पड़ गई थी उसकी। इस वक्त अगर वो सीरीज वो जीत के आ जाते तो मे भी आज बाबर आजम कप्तान नहीं होता, कोई और कप्तान होता, जिसके लिए प्लानिंग की गई थी पूरी। जी, आपको भी पता है वो प्लान किस लिए किया गया था, मैं ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि टीम डिवाइड है, बिल्कुल है, 2 हिस्सों में नजर आ रहा है, वहाँ ग्रुप बंदी हुई है, कोई भी है, नेट्स के ऊपर भी जो कुछ हो रहा है सब यही टीम। आप देखें एशिया कप हम खेल रहे हैं, हमने होम सीरीज खेली अफगानिस्तान से, हमने 3-0 से उनको हराया, हमने एशिया कप में उनको हराया। आज वर्ल्ड कप में ऐसा क्या हो गया कि हम उनके खिलाफ 8 विकेटों से हार गए और उस इतना बड़ा स्कोर 2 विकेटों पे हमने करवाया। और आप ये देखें जिस विकेट के ऊपर 300 साढ़े 300 रन होना था, आप वहाँ पे 260-70 रन का टारगेट दे रहे हैं उनको, 78 रन का टारगेट। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये कोई मुझे डिवीजन नजर आ रही है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूं कि देखिए, आप हर मिनट पे ये बात हुई है, जब वर्ल्ड कप की टीम बन रही थी तो ये बात हो रही थी कि वर्ल्ड कप से पहले टीम को छेड़ा ना जाए, तो भाई वर्ल्ड कप से पहले जिस टीम को छेड़ा ना जाए उसके चीफ सेलेक्टर को क्यों छेड़ दिया? फिर आपने उसको भी चलने देते ताकि वो जो उसने लड़कों में कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, जो उसने उनके अंदर जो मोरल बूस्ट किया हुआ था उनका, उसका तो आपने सारा के सारा सत्यानाश कर दिया। एक नया आदमी आ गया, उसने आके अपने तरीके से काम शुरू कर दिया। और मैं एक चीज़ के और ख़िलाफ़ था, लेकिन ठीक है, अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हो, ये 2 ओपनर लेफ्ट आर्म जो 2 ओपनर हैं, ये मतलब मैंने जितनी क्रिकेट समझी है, सीखी है, खेली है, उसमें कभी भी ये नहीं कहते कि दोनों ओपनर लेफ्ट आर्म होने चाहिए। आपको वहीं से नहीं, तो आपने प्रेसिडेंट सेट कर दिया था ना, एक आमिर सुहेल और सईद अनवर के बाद आपने एक ऐसे पता नहीं किस दुनिया में थे कि ओपनर आएंगे तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही आएंगे। मैं आपको जी जो मैं फील कर रहा हूँ, नो डाउट रिजवान अच्छा प्लेयर है, गुड प्लेयर है, परफॉर्म भी कर रहा है, मगर बीइंग अ क्रिकेटर मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मैं देख रहा हूँ वो 4 नंबर पे नहीं खेलना चाहिए, ठीक है, उसको 6 नंबर खेलना चाहिए। ठीक है, टेक्निकली आपको 4 नंबर पे बहुत साउंड प्लेयर चाहिए कि जो टेक्निकली बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा। देखिए 4 नंबर ऐसा है टीम का जो बैकबोन है, जो अगर टीम ऊपर से 2 आउट हो जाए तो उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए और टेल को जिसने इंटैक्ट रखा होता है, करना, और उसने एटलीस्ट वो प्लेयर ऐसा 25 से 30 ओवर विकेट पे खड़ा रहे और एवरेज के साथ जा सके, खेल एवरेज के साथ वो चीज खेलता है। मगर वो चीज जहां बड़ी टीम आई है मुझे उसकी वो परफॉर्मेंस नजर नहीं। बहुत अच्छी आपने वो उसको पॉइंट आउट किया। अगर ये 6 नंबर होता जी और 4 नंबर पे आपके पास कोई सीनियर आप लड़का रखते और 5 के ऊपर सऊद होता तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता था। ये कॉम्बिनेशन, और जो वो 4 नंबर क्यों खेल रहे हैं, ख्वाहिश पे खेल रहे हैं अपनी। उसने कहा एक मैच में उन्होंने 50 के, मेरी ख्वाहिश है कि मैं 4 नंबर खेलूं, आगे 4 नंबर पे आप क्या परफॉर्मेंस है टीम की भाई, आपके तो होगा 300 रन, बिल्कुल ठीक है, टीम कौन सी जीती है, कोई भी नहीं जीत रही, टीम की परफॉर्मेंस तो 270 से ऊपर नहीं जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, जहां रन करने थे आपने वहां परफॉर्म नहीं कर रहे। फर्स्ट क्रिकेट खेली आपने शुरू के 10 ओवर के अंदर, आप लाफिंग स्टॉक बने हुए कि कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो छक्का मार सके। आपने जाकर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में वो जिंक्स तोड़ी, अब्दुल्ला शफीक ने बल्ला उठा के खेला है। ये पहली टीम दुनिया की है जो पावर प्लेस के अंदर जिस पैथेटिक क्रिकेट खेल रही है कि लोग हैरान है कि इनके क्रिकेटिंग सेंस को क्या हुआ, इनका टैलेंट कहाँ गया, जिनको छक्के भी नहीं मारने आते, जिसके अंदर फील्डिंग सारी दायरे के अंदर है। अब आप बताइए, एक्जेक्टली ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें विकेट कीपर के ऊपर एक और भी प्रॉब्लम आती है कि जब विकेट कीपर 50 ओवर की कीपिंग करके निकलता है बाहर,
तो उसके बाद उसको फिर एक प्रॉपर अगर रेस्ट मिल जाए तो फिर वो जब उसकी परफॉर्मेंस है वो ज़रा इम्प्रूव कर जाती है। अब दूसरी तरफ आप इंडिया का विकेट कीपर बैटर देखिए केएल राहुल, उससे आप जरा इसका मवाजना करके देखिए आपका विकेट कीपर डिकॉक को देखें, केएल राहुल को बताइए। देखिए ये लोग तो बहुत बड़े प्लेयर हो गए। डिकॉक नहीं मिसाल भाई, बड़े प्लेयर से मुराद क्या है? क्या वो किसी और प्लैनेट से क्रिकेट खेल कर नहीं, साथ साथ करियर दोनों का पैरेलल चल रहा है। उसकी आप देखें, उसका कॉन्फिडेंस आप देखें, इस टूर्नामेंट के अंदर उसने दुनिया के बॉलरों को नाक में दम किया हुआ है डिकॉक ने। वो तो अभी वो मिसक्यू हो गया तो वो कैच हो गया, वरना जो स्टार्ट उसने लिया, हम तो ये बात कर रहे थे कि हो सकता है 20 ओवर के अंदर इनको घर भेज देंगे। देखिए डिकॉक को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए, डिकॉक ने दुनिया की हर ग्राउंड हर जगह जाके उसे स्कोर किया हुआ है और उससे ऐसे ऐसे मैचों में इतनी बड़ी बड़ी इनिंग खेल गया कि उसने अपनी टीम को पूरा के पूरा बचाया टीम को। हमारे प्लेयर अपनी टीम को बचा नहीं पाते। इसी बात के हमने इस प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने ये कहा 50 रन करके आप आउट हो गए। आप कैसे बैट्समैन, आप अपने आप को बैट्समैन कैसे कहते हैं? हो ही नहीं सकता क्या 50 रन के बाद समझ में नहीं आ रहा। और वो 50 भी आपने बहुत अच्छे बैट्समैन की तरह नहीं। छठा मैच चल रहा है जी, टॉप 6 बैट्समैन में से आप देख लें, आपने सिर्फ ऊपर से 200 में एक अब्दुल्ला ने किया और एक रिजवान ने किया था अगेंस्ट श्रीलंका। उसके अलावा कोई 100 नहीं। अब हम जब दूसरी टीमों को देख रहे हैं, वहाँ 6 नंबर पे भी आके 100 हुआ है। 100 कर रहे हैं। मैक्सवेल ने 100 कर दिया, क्लासन ने 100 कर दिया। और आप देखें ये टीम एफर्ट से, यानी कि पूरी टीम जेल हुई हुई, प्लेसमेंट नजर आ रही है। प्लेसमेंट नजर आ रही है। बार-बार ये बात कह रहे हैं कि 270 बैटिंग ऑर्डर्स उन्होंने बहुत अच्छा इन ऑर्डर किया हुआ है। आपको तो ऑर्डर हमारे सर, मैंने कहा ना, ख्वाहिशात के ऊपर जब आप टीमें बनाएंगे तो उसका रिजल्ट यही आएगा। हम तो ये बात बार-बार कह रहे हैं कि 300 प्लस नहीं, 300 वाली अप्रोच से तो वो जा ही नहीं रहा है। मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो कप्तान से जब भी पूछा जाए कि वो कहते हैं कि जी वो 15 रन हमने कम बनाए। 70 के अंदर अगर आप 15 बना लोगे 300 तो फिर भी आप नहीं कर पा रहे। तो जब आपकी अप्रोच ही ये जा रही है, जब आप उससे पूछेंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे सवाल किया गया आपकी अप्रोच कितनी है, वो कहता है जी हम तो विकेट अच्छी नजर आ रही है, 270 बनाएंगे। अब 270 की अप्रोच लेके जाओगे तो 250 और 240 ही आप इसमें एक बात और कभी आपने सुना कि आपका कप्तान कहे नहीं मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं, मेरे खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में, आज 430 420 का मैं जो टारगेट लेके जा रहा हूं, तो हो सकता है 380 तक तो आप पहुंच जाए। 270 का टारगेट लेके जा रहे हैं तो कितना स्कोर करेंगे? यही है जो कुल। देखिए हम ये बात शुरू में ही कह रहे थे कि हमारे पास 2 बॉलर कम है हम, ठीक है। जब आपको ये पता है कि आपके पास पीछे बॉलिंग वो पुरानी वाली बॉलिंग नहीं है जो पूरी तरह से अटैक करती थी, बिल्कुल आउट करके देती अगर वो नहीं है बॉलिंग, तो अब आपने वो 15-20 रन 25 रन का मार्जिन ऊपर से उनको देना है, बॉलर्स को देना है, ताकि वो बॉलर्स कोई बीच में ब्रेक थ्रू करेंगे तो हम वो आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी नुसरत भाई, अगर और कुछ कहना चाहें, आखिरी सेकंड मेरे पास रह गए चंद जी। बस देखें, ये मैं अभी भी उम्मीद कोई बाकी है ये बता दें। मुझे नजर नहीं आ रही आज के मैच के बाद मुझे कोई उम्मीद कुछ कह सकेंगे आज के मैच में अगर कुछ हो जाए हो गया तो शायद कुछ हो जाए, मगर अदरवाइज फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान फाइनल खेलेंगे। फाइनल चलिए, फाइनल से मुराद ये है कि इनका फाइनल ही होगा, उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ियों का भी ये फाइनल मैच ही हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये एक बात तो मैं बता दूं, ये वर्ल्ड कप जो है ना, ये बहुत सारे लोगों की, हम सारे वर्ल्ड कप जो है ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी खत्म कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में 5-6 प्लेयर ऐसे आएंगे जिनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी क्रिकेट की। बहुत शुक्रिया विशाल भाई आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नुसरत भाई आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का शामिल गुफ्तगू रहे। और कोशिश ये की जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस है उसी तरह की बातें होंगी। ये वो सवालात हैं, ये वो बातें हैं जो लोग कह भी रहे हैं सोशल मीडिया पे और ये हमसे सुनना भी चाहते हैं, तो हमने खुलकर बात करनी होगी। और अब ये मैच जैसे बात हो रही थी कुछ देर पहले कि अगर जीत जाएगा तो शायद कुछ कहने के हम मूड में हो, वरना इसके बाद जो तनकीद का एक नया एक सैलाब आएगा उसको फेस करना सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये सवालात होते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।